हेलो फ्रेंड्स, आज हम द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 15 टू सेक्शन 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका सेक्शन 15 कहता है जनरल रूल्स ऑफ सक्सेशन इन द केस ऑफ ए फीमेल हिंदू। अभी इसके पहले हम जो मेल हिंदू था उसकी प्रॉपर्टी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके बारे में सेक्शंस पढ़े। आज इसमें सेक्शन 15 में बताया गया कि अगर किसी हिंदू महिला की प्रॉपर्टी है, उसके नाम पर है, तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी अगर उसने विल नहीं की और उसकी डेथ हो जाती है। तो इसका सब क्लास 1 सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए कहता है, फर्स्टली पहले जब वो हिंदू महिला की डेथ हो जाती है बिना वसीयत किए, बिना विल किए हुए, तो वो पहले उसके बच्चों में डॉटर्स, सन्स और हस्बैंड में जाएगी। और अगर कोई बेटा या बेटी उस महिला की डेथ के पहले खत्म हो जाता है, डेथ हो जाती है, और उस सन या डॉटर के बच्चे होते हैं, तो वो बच्चे उतना ही राइट पाएंगे जैसे उसके डेथ के बाद उसका बेटा पाता या बेटी पाती। ये इसका सेक्शन फर्स्ट कहता है, सेक्शन फर्स्ट का क्लॉज 1 कहता है। अब इसका क्लॉज बी क्या कहता है? सेकेंडली हेयर्स ऑफ हस्बैंड, अगर पहले में से कोई जिंदा नहीं है तो जो हस्बैंड के हेयर्स, हस्बैंड के हेयर्स होंगे, उनके जो उत्तराधिकारी हस्बैंड के होंगे, उनमें वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका क्लॉज सी कहता है, थर्डली मदर एंड फादर, अगर ए और बी में कोई भी जिंदा नहीं है तो जो वाइफ के मदर और फादर होंगे उनको वो प्रॉपर्टी चली जाएगी। हस्बैंड के फादर मदर्स को नहीं, किसके? वाइफ के मदर और फादर्स में चली जाएगी अगर वो प्रॉपर्टी वाइफ के मदर और फादर की तरफ से उस हिंदू महिला को मिली हुई है। इसका फोर्थ कहा गया, इसका क्लॉज डी कहता है, फोर्थली द हेयर्स ऑफ फादर, हेयर्स ऑफ फादर, अगर हमारा ए सी दोनों में से कोई जीवित नहीं है तो और प्रॉपर्टी मायके से मिली हुई है, वाइफ के या उस महिला के मदर फादर की तरफ से मिली हुई है, तब फिर वो प्रॉपर्टी कहाँ चली जाएगी? जो उसके फादर होंगे उस महिला के, उसके उत्तराधिकारियों में, उसके एयर्स में वो बढ़ जाएगी। लास्ट उन्होंने कहा है एयर्स ऑफ मदर, अगर फादर के, उस महिला के फादर के कोई उत्तराधिकारी या एयर्स जीवित नहीं है तो उसकी मदर के उत्तराधिकारियों में, उसकी मदर के एयर्स में वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। ये इन्होंने इसके सब सेक्शन 1 में कहा। अब इसका सब सेक्शन 2 क्या कहता है? सब सेक्शन 2 का क्लॉज ए, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम हर मदर और फादर, अगर कोई प्रॉपर्टी, अभी हमने इसमें ऊपर बताया कि अगर कोई प्रॉपर्टी उस महिला की मदर और फादर इल्ला मदर इल्ला नहीं, महिला के मदर और फादर की तरफ से उसको प्रॉपर्टी मिली है, और ए का मतलब सन, डॉटर्स और हस्बैंड में से कोई भी जीवित नहीं है और न ही सन और डॉटर के बच्चों में कोई जीवित है, तो वो प्रॉपर्टी डी मतलब उत्तराधिकारी, उसके फादर, महिला के फादर के उत्तराधिकारियों में डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसका बी पार्ट कहता है
क्लॉज बी कहता है एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम हर हस्बैंड और फादर इन लॉ, अगर उस महिला को प्रॉपर्टी उसके पति या उसके ससुर के द्वारा मिलती है तो वो प्रॉपर्टी कहाँ पर जाएगी? उस प्रॉपर्टी हस्बैंड के उत्तराधिकारियों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ना कि अदर किसी में। हस्बैंड के उत्तराधिकारियों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, अदर किसी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। ये इसका सेक्शन 15 कहता है। और सेक्शन 15 इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जिसमें उस महिला के उत्तराधिकारियों के बारे में बताया गया है। अब इसका सेक्शन 16 क्या कहता है? ऑर्डर ऑफ सक्सेशन और मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एमंग एयर्स ऑफ फीमेल हिंदू। उनमें ऑर्डर क्या होगा? इसका रूल 1 कहता है 1 एंट्री प्रिफर्ड टू द सक्सेडिंग एंट्री। एक एंट्री मतलब अगर कोई इसके सेक्शन 15 के 1 में अगर कोई फर्स्ट नहीं है तब सेकंड एंट्री में वो प्रॉपर्टी जाएगी। अगर सेकंड एंट्री नहीं है तो वो प्रॉपर्टी थर्ड में जाएगी। अगर थर्ड कोई नहीं है तब वो प्रॉपर्टी फोर्थ में जाएगी। इस तरीके से उस प्रॉपर्टी की सक्सीडिंग एंट्री होगी, मतलब उसके बाद वो जाएगी। और जो सेम एंट्री मतलब जैसे सेम एंट्री मतलब जैसे इसमें सन डॉटर और हस्बैंड है, फर्स्ट में कौन कौन है? सन डॉटर हस्बैंड, या उस महिला की डेथ जो जिसकी ये प्रॉपर्टी है उसकी डेथ हो जाती है और सन और डॉटर में से कोई पहले डेथ हो गई हो, उसके बच्चे हैं तो उनमें से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, उनमें से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। और इन सन डॉटर में एक हिस्सा जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, और वो हिस्सा उनके बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये इन्होंने फर्स्ट में कहा कि ए में से कोई नहीं है तब बी में से कोई नहीं है तब सी में, ऐसे ट्रांसफर होगी, साइमल्टेनियसली जाएगी। और ये क्या होगी? सक्सीडिंग जाएगी। और अगर सेम एंट्री मतलब फर्स्ट में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है तो फर्स्ट में कौन है? हस्बैंड डॉटर और हस्बैंड है, तो उनमें प्रॉपर्टी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब बाकी जितने हैं उनमें प्रॉपर्टी क्या होगी? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। इसी तरह अगर वो सेम एंट्री में है। रूल 2 क्या कहता है? एनी सन और डॉटर लिविंग चिल्ड्रन अलाइव एट द टाइम ऑफ द इंस्टेंट डेथ। अब जो व्यक्ति जिसकी डेथ हो गई है और उसके पहले, इसमें बता चुका हूं सेक्शन 15 में, उसके पहले अगर उसके किसी सन या डॉटर की डेथ हो जाती है तो उसकी जो औलाद, उसके जो जिंदा है बच्चे, उन बच्चों में वैसा ही शेयर मिलेगा जैसे उसके बेटे को या बेटी को जब जिंदा वो थी मिलता। मतलब कहने का मतलब कि अगर कोई बेटा है या बेटी है, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद उस महिला की डेथ होती है, तो जो बेटा और बेटी के बच्चे हैं उनमें उस फादर का मतलब उस बेटे का, उस बेटी का जो शेयर होगा वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, उनमें कोई अंतर नहीं किया जाएगा। अब इसका रूल 3 क्या कहता है? क्लॉज बी डी एंड ई ऑफ सबसेक्शन 1 बी डी एंड ई ऑफ सबसेक्शन 1 and subsection 2 of section 15 immediately after the instant death। अगर इनमें से जैसे किसी महिला की प्रॉपर्टी थी और उसके पहले फर्स्ट ए में से सन डॉटर्स और हस्बैंड, फर्स्ट वाले में से कोई भी जीवित नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी किस में जाएगी? फादर में जाएगी। लेकिन यहां कहा कि अगर फादर की डेथ पहले हो गई उस महिला की डेथ से, तब क्या होगा? तो इन्होंने कहा कि फादर की डेथ अगर पहले हो जाती है तब भी वो प्रॉपर्टी फादर के जो एयर्स होंगे उनमें वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगी जैसे फादर उसके मरने के
बाद जिंदा होते, मतलब वो शेयर उसी में चला जाएगा और उसके बाद वो डिवाइड होगा। और इसी तरह से इसमें कहा अगर उसकी मदर उस समय जिंदा नहीं है, लेकिन अगर वो जिंदा होती तो उनकी प्रॉपर्टी उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती जैसे वो जिंदा थी। मतलब कहने का कि अगर मदर की पहले डेथ हो गई और वो प्रॉपर्टी जिसकी थी उसकी डेथ बाद में हुई, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो मदर्स के हेयर्स में वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट होगी जैसे मदर को मिलती उसके मरने के बाद। अब इसके रूल 16 के रूल 1, 2 एंड 3 थे। इसका 17 सेक्शन क्या कहता है? स्पेशल प्रोविजंस रिस्पेक्टिंग पर्संस गवर्न्ड बाय मरमुक्तायम एंड अलियंसंस लॉज, अलिया संतान लॉज। अब इन्होंने कहा कि जो फॉर सब सेक्शन क्लॉज सी एंड डी ऑफ सेक्शन 8 का जो सब क्लास सी डी ये था वो क्या हो जाएगा? इसके 17 में कहा गया है कि वो ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 8 के सी डी ये सब क्लास हैं, ये इसके क्या हो जाएंगे? रिप्लेस हो जाएंगे। और क्या आ जाएगा? thirdly, if there is no heirs of any of the two clauses, then upon his relatives, whether agnates or cognates, इन्होंने कहा कि इसकी जगह पर ये चीज सब्स्टिट्यूट हो जाएगी। मरमुक्तायम और अलिया संतान हम बता चुके हैं कि अगर ये द हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं बना होता तो वो कुछ जातियां या वो कुछ लोग इन लॉ से गवर्न होते, लेकिन जब हिंदू सक्सेशन एक्ट बन गया तो इससे गवर्न ना होकर के अब वो हिंदू सक्सेशन एक्ट से गवर्न होते हैं। लेकिन इनमें से जो सेक्शन 8 था उसके क्लॉज सी और डी के जगह पर ये जो हमने बताया ये thirdly करके ऐड होगा। अब इसका क्लॉज सेकंड कहता है क्लॉज ए टू ई आप सेक्शन 1 ऑफ 15 इनमें से क्या चेंज हो जाएगा? ए में कहा फर्स्टली में upon the sons and daughters including the children of any predeceased son or daughters and the mother, ये इसके फर्स्ट ए में आ जाएगा। और बी में कहा सेकेंडली upon the father and the husband, बी में क्या है? upon the father and husband, और इसमें क्या है? 15 में फादर है केवल, इसमें क्या ऐड हो गया? and the husband। सी में thirdly upon the heirs of the mother, डी में fourthly upon the heirs of the father, and E lastly upon the heirs of the husband। तो इसमें अभी लास्टली में क्या था? heirs of mother, इसमें क्या हो गया? lastly upon the heirs of the husband। तो इसमें से जो रूल है वो रूल इसके क्लॉज सेकंड के द्वारा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिए। ये जो सेकंड है वो ये रूल्स हो जाएंगे। इसके बाद थर्ड क्लॉज ए ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15, इसका जो ए है ये सेक्शन 15 का ए, ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? हैड बीन ओमिटेड, ये इसमें इन लोगों के लिए कैसे? मरमुक्तायम और अलिया संतान के लिए इसका जो क्लॉज ए है ए, ये क्या होगा? ये ओमिटेड कर दिया, ये हटा दिया गया, बाकी सेम रहेगा ये बात। और इसका फोर्थ कहा सेक्शन 23 हैड बीन ओमिटेड, वो हटा दी। इसमें से ये बात कही गई कि 17 में से ये क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 में ये क्या कर दिया गया? ये ओमिटेड कर दिया गया, और बाकी जो है
वो इस तरीके से उनकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दिए जाएंगे, ऐसा है। अब इसका सेक्शन 18 क्या कहता है? फुल ब्लेड प्रीफर टू हाफ ब्लेड। जो फुल ब्लेड होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी हाफ ब्लेड की जगह पर। कहा है फुल ब्लेड को प्राथमिकता दी जाएगी हाफ ब्लेड की जगह पर। अब इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दें, फुल ब्लेड और हाफ ब्लेड क्या होता है, पहले भी बता चुका हूं डेफिनेशन में इसकी। फुल ब्लेड क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ, अगर उसकी वाइफ से जो भी संतान बेटा और बेटी होते हैं वो फुल ब्लेड कहलाते हैं, और उस वाइफ के अलावा जो वाइफ, सेकंड वाइफ, थर्ड वाइफ, उनसे जो बेटे या बेटियां होंगी वो हाफ ब्लेड कहलाएंगी। हस्बैंड वाइफ से जो पैदा संतान है वो फुल ब्लेड, उस वाइफ के बाद सेकंड थर्ड वो जो वाइफ्स होंगी उनसे जो संतान होंगी वो क्या कहलाएंगी? हाफ ब्लेड कहलाएंगी। तो इन्होंने कहा कि जो फुल ब्लेड संतान है उनको प्राथमिकता दी जाएगी हाफ ब्लेड संतान से, ये सेक्शन 18 कहता है। तो फ्रेंड्स इसमें सेक्शन 15 टू सेक्शन 18 जो हिंदू सक्सेशन में कहा गया कि उसकी महिला है, जो वोमेन है, वोमेन के नाम पे प्रॉपर्टी होगी तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके उत्तराधिकारियों में, उसके सक्सेशन में, इसमें से समझ आ गया होगा। अब सेक्शन 19 से हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।